डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो हमने प्रीवियस टॉपिक को डिस्कस किया है उसके डिफरेंट इफेक्ट्स हम जानते हैं। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है, और इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसको सबसे पहले ऑरस्टेड, वन ऑफ द नेम ऑफ साइंटिस्ट, तो ऑरस्टेड ने 1820 में इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कि अगर कहीं पे किसी वायर में करंट पास हो रही है तो उसके सराउंडिंग्स में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। ऑरस्टेड ऑब्जर्व दैट व्हेन अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, देन इन सराउंडिंग ऑफ दिस कंडक्टर अ मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप्ड। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय मींस ऑफ अ कंपास। एक मैग्नेटिक निडल हमारे पास होती है जिसको हम कंपास बोल लेते हैं। अ मैग्नेटिक निडल इज हियर। और इस मैग्नेटिक निडल की प्रॉपर्टी ये होती है कि इस निडल में डिफ्लेक्शन तभी होगा जब ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में है, अदरवाइज इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये कहीं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टे करती है, नॉर्थ साउथ में स्टे करती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अर्थमैटिक फील्ड। यहाँ पे जैसे हम इसको रखते हैं, इट इज फाउंड दैट इसमें एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस जो आता है जो ये शो करता है कि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अ मैग्नेटिक फील्ड इज एग्जिस्टिंग हियर। और जब सराउंडिंग में चेक किया गया कि कहीं कोई मैग्नेट तो नहीं है, ये देखा गया कि साइड में कोई मैग्नेट नहीं है, इसके सराउंडिंग्स में कोई ऐसा दूसरा सोर्स नहीं है जिसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है वो सिर्फ इस वायर की वजह से है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है। नाउ इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन वायर इज रिवर्स्ड, then it is found that the magnetic needle also shows deflection again but in opposite direction. And if the current is switched off, then there is no deflection in this needle. It means there is a magnetic field only due to this current carrying wire. And in this way, magnetic effect of current was observed by Oersted in 1820. Let me check the direction of deflection in magnetic needle. तो यहाँ पे जैसे ही वायर में करंट पास होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड में जो कंपास निडल है उसमें डिफ्लेक्शन होगा। तो उस डिफ्लेक्शन को जज करने के लिए एक बेसिक रूल हमारे पास होता है, उसको बोलते हैं स्नो रूल, या फिर दूसरा उसका नाम है एम्पियर स्विमिंग रूल। इसको चेक करने के लिए हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास वायर में करंट पास हो रहा है और जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरह से है, इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, लेट इट बी साउथ डायरेक्शन ये है, नॉर्थ डायरेक्शन ये है, और करंट साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ओवर द निडल। निडल जो है हमने यहाँ रखी हुई, नीचे रखी हुई वायर के, यहाँ पे निडल रखी हुई है। तो यहाँ पे जो स्नो रूल है वो ये बताता है कि अगर हम इस करंट को ऑन करते हैं तो इस निडल में, मैग्नेटिक निडल में जो डिफ्लेक्शन होगा वो टुवर्ड्स वेस्ट हो जाए, मींस ये निडल यहाँ रोटेट हो जाएगी, फाइनली रेड कलर में टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ रोटेट हो जाएगी। ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, if current is passing from south to north over the needle, then the deflection in the needle will be towards west. It is the snow. अब इसी स्नो रूल की जो सेकंड फॉर्म है वो है एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल ये बताता है कि इफ अ पर्सन इज स्विमिंग हियर, यहाँ पे कोई आदमी है और वो स्विमिंग कर रहा है, कोई स्विमर हमारे पास है, एंड ही इज स्विमिंग लाइक दिस एंड ही इज फेसिंग द निडल, वो निडल को फेस कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक निडल है, ये निडल हमने ड्रॉ कर दी है। एम्पियर स्विमिंग रूल के अकॉर्डिंग, इफ करंट इज एंटरिंग एट द फीट ऑफ द पर्सन एंड लीविंग हिज हेड एंड दिस मैन इज फेसिंग द निडल, वो निडल को देख रहा है नीचे की तरफ, देन डिफ्लेक्शन इन द निडल विल बी टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड। जहां उसका लेफ्ट हैंड है उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये जो निडल है, ये निडल यहाँ डिफ्लेक्ट हो जाएगी टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड। इट इज द एम्पियर स्विमिंग रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन in magnetic needle when current is passing through a wire. यहाँ तक अब हम इतना समझ गए हैं कि किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके सराउंडिंग्स में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है कि उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसके लिए दो साइंटिस्ट ने, बायोट एंड सेवर्ट्स ने, इन्होंने अपना एक लॉ दिया एंड दैट इज कॉल्ड एज बायो-सेवर्ट्स लॉ। बाय यूजिंग दिस बायो-सेवर्ट लॉ we can find out the magnetic field due to a small segment of the current carrying element, and then for complete wire we will integrate that small magnetic field.
तो व्हाट इज दिस बायो-सावर्ट लॉ? इट्स हियर। यहाँ पे हमारे पास कोई वायर है, लेट इट बी दिस वायर इज XY। अब इसमें करंट I फ्लो हो रहा है। अब आपको इस वायर की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें एक स्मॉल सेगमेंट कंसीडर करना पड़ता है ऑन दिस वायर। लेट द स्मॉल सेगमेंट इज दिस वन। हमने एक स्मॉल सेगमेंट यूज कर लिया है एंड दिस स्मॉल सेगमेंट इज DL एंड यू वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P हियर। तो आपको सबसे पहले इस DL को P तक कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहां से हमने इस DL को P तक कनेक्ट कर दिया है, दिस वन। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट होगा ड्यू टू दिस स्मॉल सेगमेंट। इस DL से और P तक का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज R इज हियर। ये डिस्टेंस आपको R गिवन है और यहाँ पे द एंगल बिटवीन DL एंड दिस वेक्टर R इज थीटा। ये एंगल आपको गिवन है। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सेगमेंट DL, दिस small magnetic field dB depending on the current flowing in the conductor, depending on the length of that segment, depending on sin theta of the angle and depending on 1 upon R square। ये हमारे पास बायो-सावर्ट लॉ है और अगर हम इनको कंबाइन कर दें तो इट बिकम हियर dB is proportional to I dl sin theta over R square। अब यहाँ पे जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटती है we have to use one of the constant and this constant is mu naught upon 4 pi IDL sin theta upon R square। तो सामने जो आपका लॉ बन गया है ये काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, इट इज कॉल्ड एज बायो-सावर्ट लॉ। यहाँ से हमने मैग्नेटिक फील्ड dB को स्मॉल सेगमेंट के लिए कैलकुलेट कर दिया है। तो यहाँ पे एक नया कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस किया है एंड दैट कांस्टेंट इज mu naught upon 4 pi। तो mu naught upon 4 pi जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये वैल्यू इसकी SI में होती है, बट इन सीजीएस सिस्टम mu naught upon 4 pi की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में 1 होती है। इन सीजीएस सिस्टम जो mu naught कांस्टेंट यहाँ पे यूज हुआ है इसका नाम है एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ से mu naught की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इट कम्स आउट टू बी 4 pi × 10⁻⁷। जो बायो-सावर्ट लॉ है इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे तो वेक्टर फॉर्म इसकी बन जाएगी। इट इज हियर जो आपने फाइंड आउट किया था dB इज इक्वल टू mu naught upon 4 pi I dl sin theta by R square। अब यहाँ पे dB इज इक्वल टू mu naught upon 4 pi, आपने यहाँ पे I dl इंटू R से आपने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और R से आपने इसको डिवाइड भी कर दिया, R स्क्वायर इंटू R और sin थीटा एज सच। इसको बड़े केयरफुली अगर हम समझें तो ये बन जाएगा mu naught upon 4 pi I dl क्रॉस R। यहाँ पे क्योंकि क्या है dl R sin थीटा है अपॉन R क्यूब इज हियर और यहाँ हम वेक्टर यूज कर लेंगे। इट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। यहाँ पे जो समझने वाला पॉइंट है वो ये है कि जो dB होगा दिस dB will be perpendicular to DL and as well as perpendicular to R। इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। डायरेक्शन ऑफ dB के लिए हमारे पास 2 रूल्स होते हैं। वन इज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल को हम यूज कर सकते हैं और एज वेल एज हम यूज कर सकते हैं मैक्सवेल्स कोर्क स्क्रू रूल। तो जो भी हम चाहें आइदर दिस वन और दिस वन, इन दोनों को यूज करके हम dB की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। dB जो हमने फाइंड आउट किया था उसकी डायरेक्शन क्या आई थी DL क्रॉस R। तो यहाँ से चेक करने के लिए व्हाट टू डू, हमें सिंपली अपने राइट हैंड को इसको रोटेट करना होता है, थंब को रोटेट करना होता है फ्रॉम DL टू R, DL क्रॉस R। तो जिधर ये परपेंडिकुलर थंब होगा वो डायरेक्शन हमारे पास dB की हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं DL क्रॉस R, जो सामने हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, एग्जाम्पल हमारे पास है DL इज हियर और R की डायरेक्शन हमारे पास ये है। तो आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इसमें हमें डायरेक्शन DL क्रॉस R इधर रोटेट करना पड़ेगा। अगर हम राइट हैंड को DL क्रॉस R रोटेट करते हैं जो थंब होगा वो थंब इनटू द बोर्ड जा रहा है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इनटू द बोर्ड हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड हियर। ये मैग्नेटिक फील्ड dB इज इनटू द पेपर, इनटू द बोर्ड, अंदर की तरफ है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। एज वेल एज अगर हम इसको यहाँ चेक करते हैं, अगर आपके पास DL ये हो गया है, आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये डिस्टेंस कितना है R है, आपको क्या करना पड़ेगा DL क्रॉस R ये लेना पड़ेगा आपको। DL क्रॉस R जब हम डिस्कस करेंगे, इधर रोटेट करेंगे, हम देखते हैं राइट हैंड थंब रूल से ये किधर आ रहा है, ये जस्ट आउटसाइड आ रहा है। DL क्रॉस R यहाँ पे आउटसाइड आ जाएगा।
and this way magnetic field will be outside perpendicular to the plane of this screen here. The dB की डायरेक्शन आउटवर्ड आ जाएगी. This dot stand for outward यानी बाहर की तरफ है, and this cross stand for inward into the paper. ये inward आ जाएगा. Let me discuss the applications of Biot-Savart's law. तो Biot-Savart's law के जो different applications हैं, उसमें पहला application है to find out the magnetic field at the center of current carrying circular coil. ये circular coil हमारे पास है. Let it be its radius is r and current flowing is I. ये हमने शो कर दिया है. अब आपको इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. हमने यूज करना है Biot-Savart's लॉ. Biot-Savart's लॉ जो अभी हमने समझा है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे. तो हमारा सिचुएशन ये था कि आपको सबसे पहले इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है उस डायरेक्शन में एक स्मॉल सेगमेंट यूज करना होता है. स्मॉल सेगमेंट डीएल आपने यूज किया. द सेम थिंग इज यहाँ पे जिस डायरेक्शन में करंट है वहां पे हम स्मॉल सेगमेंट यूज कर लेंगे. तो ये मैंने यहाँ पे स्मॉल सेगमेंट यूज कर लिया है. दिस वन लेट इट बी द स्मॉल सेगमेंट डीएल इज. ये हमने स्मॉल सेगमेंट को कंसीडर कर दिया है. उसके बाद जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना होता है, दिस पॉइंट पी से, हम इस पॉइंट पी को इस डीएल सेगमेंट से कनेक्ट कर लेते हैं. दिस वन इज द डिस्टेंस आर आती है. द सेम थिंग इज द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड एट पॉइंट ओ. हम एक काम करेंगे, इस पॉइंट ओ को डीएल से यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे. दिस वन, इस तरह से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है. थर्ड इज आपको ये देखना है कि डीएल और आर के बीच में कितने का एंगल बना हुआ है. तो डीएल और आर के बीच में जो एंगल होता है दिस एंगल इज थीटा. अब यहाँ पे डीएल सेगमेंट इज हियर, आर डिस्टेंस हमारे पास ये है, तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा दिस एंगल इज दिस वन. अभी जो एंगल हमारे पास बनेगा ये एंगल कितने का है, 90 का है यहाँ पे. तो हियर थीटा इज इक्वल टू 90. तो थीटा अगर 90 हो गया है तो वी विल यूज हियर Biot-Savart's लॉ. तो Biot-Savart's लॉ वी नो वेरी वेल. तो अभी जो Biot-Savart's लॉ हम यूज कर रहे हैं वो स्मॉल सेगमेंट के लिए यूज कर रहे हैं और वो हमारे पास होता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin theta by r square. तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे. इट बिकम हियर dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin theta. थीटा इज 90 हियर, sin 90 ओवर r square. हम बड़े केयरफुल देखेंगे. इट कम्स आउट टू बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl. This sin 90 is 1 upon r square. What will be the net magnetic field? Integration of dB. We will integrate the function is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I by r square. ये हमारे पास कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन ऑफ dl इज फ्रॉम 0 टू 2 पाई r. अब इसको चेक करते हैं. इट बिकम मैग्नेटिक फील्ड बी. इसको सॉल्व करते हैं. इट कम्स आउट टू बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I by r square एंड इट इज हियर 2 पाई r. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं इट बिकम हियर म्यू नॉट I by 2r. तो अगर हमारे पास n टर्न्स है, फॉर n टर्न्स इट इज फॉर 1 टर्न एंड फॉर n टर्न्स, अगर वायर के हमारे पास n टर्न्स होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बिकम म्यू नॉट Ni by 2r. It is the desired answer or the very very important result. Let me find out the direction of magnetic field at the center of current carrying circular loop. इसके लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि if curvature of fingers of right hand is along the direction of current in the loop, then perpendicular thumb gives the direction of magnetic field at the center of the loop. तो सिंपली आपने राइट हैंड को यूज करना है. यहाँ पे जो आप सामने देख रहे हैं मेरा राइट हैंड है, तो राइट हैंड में जो लूप हमें गिवन है उस लूप की तरफ जिस डायरेक्शन में करंट है वहां इन फिंगर्स को हमने कर्ल कर देना है, घुमा देना है. जिस डायरेक्शन में ये फिंगर्स की ग्रिप रोटेट होगी वो डायरेक्शन करंट की होगी और जो थंब होगा ये परपेंडिकुलर थंब हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा. तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपके पास ये फर्स्ट एग्जांपल है और यहाँ पे दिस बीइंग द सेंटर और यहाँ पे लेट द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. अगर करंट यहाँ है तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा आप अपने हाथ से यूज कर लीजिए. ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की इस तरह से आ जाएगी. ये आप यूज कर सकते हैं. मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड ये आ जाएगा. एज वेल एज अगर हम इस एग्जांपल में देखते हैं दूसरे में, इसमें करंट की डायरेक्शन हमने चेंज कर दी है तो करंट की डायरेक्शन ये आ गई है. करंट की डायरेक्शन अगर इधर है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो डेफिनेटली डाउनवर्ड बन जाएगा. दिस वन इस तरह से आपको यूं करके इस तरह से रोटेट करना पड़ेगा. थंब इज डाउनवर्ड हियर. In this way, we can find out the direction of magnetic field at the center of current carrying circular coil. The simplest way में अगर हम देखें तो यहाँ पे let the current is flowing in this direction. अगर करंट यहाँ फ्लो हो रही है तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी it will be outward. अभी आपने खुद चेक करना है आउटवर्ड कैसे करके.
आउटवर्ड का मतलब क्या हुआ, बाहर की तरफ है। तो आप समझ सकते हैं, आप फिंगर्स की जो ग्रिप है हमारी राइट हैंड की, उसको हम इस तरह से रोटेट कर लेंगे तो थंब किधर है, आउटसाइड है। एज वेल एज अगर हम इस एग्जांपल में देखते हैं तो करंट को मैंने अपोजिट कर दिया है, करंट डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, तो यहाँ पे अब जो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड था ये आउटवर्ड था, डॉटेज है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस मीन्स इनटू द बोर्ड, बोर्ड की तरफ जाएगा। दिस वन इज, it is the current is along this direction and thumb is into the board here, then direction of magnetic field at the center is inward, तो P की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे इनवर्ड हो जाएगी।